नमस्कार, मैं आसमान शाह, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत जल्द इस देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में जुट चुके हैं। जहां कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी है, वहीं भाजपा भी किसी से पीछे नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की इसी महीने बैठक होगी और इसी बैठक के बाद उसका कार्यकर्ता चुनावी प्रक्रियाओं में जुट जाएगा और किस रणनीति के तहत 24 के चुनाव में भाजपा जनता के बीच जाएगी, वो भी इसी परिषद में डिसाइड किया जाएगा। भाजपा की रणनीति को लेकर के हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं भाजपा प्रवक्ता प्रदीप गावड़े जी। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। सर, इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा की क्या रणनीति होगी? किस रणनीति के तहत जनता के बीच आप जाएंगे सर? किन मुद्दों को लेकर? हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट है। इस देश के यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है वो हिस्टोरिक है, अप्रत्याशित है। मैं सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में लगभग 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के थ्रू गरीबों में बांटा गया है। डायरेक्टली उसको लोगों का बेनिफिट हुआ है जनधन अकाउंट के थ्रू। लगभग 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा हुआ है। लगभग 4 करोड़ किसानों को किसान की जो फसल बीमा योजना है उसका फायदा हुआ है। लगभग 10 करोड़ हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना का फायदा हुआ है। लगभग 3 करोड़ घर हमने पीएम आवास योजना के अंदर बनाए हैं और 2 करोड़ घर हम बना रहे हैं। तो देश के करोड़ों लोगों को विभिन्न जो जन कल्याणकारी की योजना है उनका फायदा हुआ है। यह पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु जो है, इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अप्रत्याशित दर से बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। आप जानते होंगे हिस्टोरिकल गति से रास्ते बन रहे हैं, हिस्टोरिकल स्पीड से हमारे जो एयरपोर्ट है वो फंक्शनल हो रहे हैं, नई रेल लाइनों को डाला जा रहा है, वंदे भारत के माध्यम से नई अत्याधुनिक ट्रेनों का इस्तेमाल शुरू किया गया है, उसके थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है। ये दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का पहलू हो गया। अगर आप आर्थिक पहलू की बात करोगे तो जो इन्फ्लेशन है वो विद इन चेक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिकॉर्ड लो के ऊपर है, फिस्कल डेफिसिट कम है, हमारा जो जीडीपी है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और जो इंटरनेशनल मानांकन है, आईएमएफ होगा या फिर वर्ल्ड बैंक होगा, वो विकसित देशों में या फिर जो बड़ी इकोनॉमीज है उसमें सबसे ज्यादा अच्छे रेट हमको दे रहा है। तो ये सब काम जो है वो जनता के सामने है, तो इसकी वजह से जनता का आशीर्वाद हमको जरूर मिलेगा। तो ये काम अपनी जगह पर है, लेकिन उसी के साथ हमने संगठन के ऊपर भी बहुत मेहनत की है। हमने बूथ लेवल तक हमारा संगठन जो है उसको सशक्त किया है। हर बूथ के ऊपर हमारी इकाई है, हमने पन्ना प्रमुख हर बूथ के ऊपर बनाए हैं। तो जनता का जो काम है वो भी हमने किया है और हमारा संगठन भी बहुत मजबूत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता हमको इस इलेक्शन में जरूर अपना आशीर्वाद देगी। जी सर, भाजपा तो दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं सर। संगठन काफी मजबूत है इस समय भाजपा का, लेकिन सर जिस तरह से विकास होना चाहिए इस दौर में, जितने वादे किए थे 14 में, क्या सभी वादे पूरे हो गए सर? सभी वादे हमने पूरे किए हैं। हमने सिर्फ सभी 14 के इलेक्शन में नहीं, इस देश के जो बहुत सारे पुराने पेंडिंग इश्यूज थे, सदियों से चलते आ रहे थे, मतलब जैसे राम मंदिर का इशू होगा वो हमने पूरा किया है। हमने 370 को खत्म करने की बात की थी, हमने 370 को खत्म किया है। मुस्लिम महिलाओं का जो उत्पीड़न का विषय था ट्रिपल तलाक के माध्यम से, हमने उसको खत्म किया है। तो ये भी इश्यूज हमने पूरे किए हैं। और साथ ही साथ हमने 2014 में 19 में हमारे मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी वो भी जनता के सामने है और उसको भी हमने पूरा किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जनता को हमने जो पूरे वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं और इसी का परिणाम जो है वो अलग अलग इलेक्शन के जो रिजल्ट है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अभी जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, कोई नहीं ये कह रहा था कि हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे, लेकिन फिर भी जनता के सामने हमारा काम था, जन कल्याण की योजनाएं जनता तक पहुंची थी, इसी वजह से हम छत्तीसगढ़ जीत गए, मध्य प्रदेश हम जीत गए और राजस्थान में भी हम जीत गए। कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हम जानते थे हमने जनता का काम किया है, जनता ने इसको स्वीकारा है और जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, तो उसकी वजह से हमको जनता का आशीर्वाद मिला। तो जो वादे हमने किए थे
वो हमने पूरे किए हैं और उसकी वजह से जनता हमको जरूर 2024 के इलेक्शन में भी अपना मत के स्वरूप में अपना आशीर्वाद देगी। जी सर, विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि आप ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के सहारे ही ये चुनाव में अपनी नैया पार करना चाहते हैं। ऐसा है, अभी उनके पास ना ही विकास के ऊपर बोलने के लिए कुछ मुद्दा है या कुछ विषय है, ना ही करप्शन के बारे में उनके पास बोलने के लिए कुछ है, तो ये ऐसी बातें करेंगे। लेकिन इस देश का जो गरीब है वो जानता है, जो गरीब राम मंदिर के निर्माण से खुश है, उसी गरीब को सरकार की किसी योजना का भी लाभ मिला है। तो गरीब अगर राम मंदिर से खुश है तो वो इसी से भी खुश है कि उसको पीएम आवास की योजना में कुछ लाभ मिला है, उसको उसकी घर की हमारी बहन को उज्ज्वला गैस के अंदर कुछ लाभ मिला है, हमारे किसान को किसान सम्मान निधि के माध्यम से कुछ या फिर फसल बीमा के माध्यम से कुछ लाभ मिला है। तो ये विपक्ष का काम है, विपक्ष का कहना है कि वो मतलब ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर आप विपक्ष के लोगों के बयानों को देखेंगे, कल ही कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, उनके भाई ने क्या कहा, वो तो हमारे ऊपर मतलब इसका अपनी इसकी राजनीति करने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक के सीएम के भाई ने कहा कि अलग राष्ट्र की मांग करनी चाहिए साउथ के स्टेट को, तो ये साउथ वर्सेस नॉर्थ नहीं हुआ। तमिलनाडु के नेताओं ने हिंदू धर्म के बारे में क्या क्या कहा, मतलब ये जो घमंडिया अलायंस है, इसके जो घटक दल है डीएमके के लोगों ने उन्होंने हिंदू धर्म को क्या क्या गाली नहीं दी। तो कौन ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है? जी तो सर, जनता इनकी असलियत जानती है और जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है जनता हमारे साथ है। सर, जब इस तरह के धर्म और मंदिर मस्जिद की बात होती है राजनीति में, तो जो जनता के मूल मुद्दे हैं वो दरकिनार हो जाते हैं। ये सब खासकर चुनाव के समय नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि जनता विकास चाहती है सर। जी सर। ऐसा है, जनता के जो सभी इश्यूज थे उसके ऊपर काम किया है, उसके नंबर्स मैंने आपको दिए हैं। और जी जहां तक मतलब धर्म से लेकर या फिर आस्था से लेकर जो मुद्दे जिसकी बात आप कर रहे हैं, जी राम जी, ये मंदिर का पर्सनल जो है। मसला है, जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि राम आस्था जो है इंसान का पर्सनल है, तो चुनाव में नहीं लाना सही नहीं है ना सर। नहीं नहीं, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो किसी का पर्सनल इशू नहीं है, या फिर वो सिर्फ एक किसी धर्म के आस्था का इशू नहीं है। कोई एक आक्रांता 500 साल पहले अगर इस देश की धरोहर जो थी वो मिटाने का प्रयास करेगा, तो इस देश ने उस देश की धरोहर क्या है वो जरूर आगे रखेगा। इस देश का आदर्श कौन है? इस देश का आदर्श राम है। इस देश का जी आदर्श बाबर नहीं हो सकता। जी इस देश का आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज है। औरंगजेब यहाँ का आदर्श नहीं हो सकता। और जो लोग ये मानते हैं कि उनका आदर्श है बाबर है या फिर औरंगजेब है या फिर ये सब है, मुझे नहीं लगता वो इस राष्ट्र के लोग कहने के लायक है। और ये सब जी गरीब जानते हैं। देखो क्या होता है, हर बार ये जी गरीबों को ये कह के भड़काने का प्रयास किया जाता है कि देखो ये मंदिर का इशू चल रहा है, कोई गरीबों की बात नहीं कर रहा है। लेकिन वो गरीब जानता है कि जिसने राम मंदिर बनाया है वही हमको डायरेक्टली 34 लाख करोड़ रुपीज जनधन अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है। तो जो जी गरीब जनता है वो बहुत समझदार है। वो जानती है कि मंदिर का मसला अलग है और गरीबी का मसला अलग है। वो जानती है मंदिर का मसला अलग है और अनएम्प्लॉयमेंट का मसला अलग है। वो ये भी जी जानते हैं कि जिन्होंने मंदिर बनाया है वो देश बना रहे हैं, वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, वो एम्स बना रहे हैं, आईआईटीज बना रहे हैं। ये जनता जानती है। इसीलिए जी जनता मंदिर के निर्माण से तो खुशी है, वो एम्स के जी निर्माण से भी खुश है। हमने सबसे ज्यादा एम्स बनाए हैं, हमने सबसे ज्यादा आईआईटीज बनाए हैं, हमने जो सबसे ज्यादा एम्स बनाए हैं, ये जनता जानती है। जी सर। हाँ, ये सब बातें रही 14 के बाद से, जब जो वादे किए गए थे अब तक। लेकिन 24 में खासकर क्या रणनीति होगी सर, 24 के चुनाव में? 24 के चुनाव के लिए हमारी रणनीति स्पष्ट है। जी हमने जी जो जी विकास के काम शुरू किए हैं उसको हम आगे लेके जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी एक बात कहते हैं कि जिस विकास कार्यक्रम का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। तो जो जी सभी मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हम उसको भी आगे लेके जाएंगे। हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, उसको आगे लेके जाएंगे। अब जानते हैं कि हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सामने रखा है, उसको भी हम आगे लेके जाएंगे। अभी भारत मतलब कांग्रेस के समय में हम 10 से नीचे थे। अभी हम देश की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है।
और माननीय मोदी जी ने तीसरी इकोनॉमी बनने का सपना जो है वो देश के सामने रखा है, उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। हमने लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी के रेखा से बाहर निकाला है, उनको पॉवर्टी से एलिवेट किया है, तो इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जन कल्याण की जो योजना थी वो भी आगे चलती रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं आगे चलती रहेगी, और उसी के साथ जो आर्थिक विकास का दर है वो भी आगे चलता रहेगा। सर जनता के सवाल पूछना चाहता हूं सर, बेरोजगारी को लेकर के बताया जाता है कि सरकार ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को बीते एक दशक में बेरोजगारी से उभारा गया, लेकिन सर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रेलवे को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर नौकरी दी गई है तो फिर ये लोग कौन है सर जिनको नहीं मिली नौकरी? और सर एक और खबर आपको बता दूं सर, एक और खबर बता दूं कि अभी हाल ही में आप भी जानते होंगे कि इजराइल में युद्ध चल रहा है, वहां पर जाने के लिए 1 लाख भारतीय नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन सर वहां पे युद्ध चल रहा है, वहां पे नौकरी करने ऐसे ऐसे मौके पर वहां पे नौकरी करने जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको दो बातें बता, मतलब दो सवाल जो आपने पूछा कि जो आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में क्या। तो देखो, इस देश में इशू कुछ भी होगा, आंदोलन करने वाले 4-5 ही लोग हैं। मतलब वही किसान होते हैं, वही छात्र होते हैं, वही युवा होते हैं, वही बेरोजगार होते हैं। तो ये जो आंदोलन जीवी है, इनके आंदोलन चलते रहेंगे, जनता जानती है। मतलब आपने अभी उत्तर प्रदेश की बात की, किसानों का जो सोकॉल्ड किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसी के बाद उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए और वहां की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, और हमको थम्पिंग मेजोरिटी वहां पे जनता ने जनता ने दी। तो जनता जानती है कि उनसे जुड़े कौन से मुद्दे हैं और उनको किसने हल किया है। और जनता साथ में ये भी जानती है कि कौन वो लोग हैं जो किसी आंदोलन के ऊपर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। मतलब यही लोग सीए के विषय में भी यही लोग आंदोलन करेंगे, किसानों के विषय में यही करोगे। तो वो जंतर मंतर पे पड़े रहने का काम कुछ लोग करते हैं, जनता को उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये पहला इशू। दूसरा इशू जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा, मैंने शुरुआत में ही कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो रिकॉर्ड लो के ऊपर है। 3.1 हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये विश्व की एजेंसीज जो है वो भी ये बात कह रही है। दूसरी बात, अगर आप इसको मतलब अगर आप उसको वेरीफाई करना चाहते हो, तो आईएफए को जो फिगर्स है आप उसको भी देख सकते हैं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइलिंग्स बढ़ी है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में भी जो लोग थे वो भी फॉर्मल सेक्टर में आ गए हैं, ये इससे आपको पता चलेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू जो है उसको हमने बहुत हद तक सॉल्व किया है, और अनएम्प्लॉयमेंट अपने रिकॉर्ड लो के ऊपर है, रिकॉर्ड लो रेट के ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता राहुल गांधी या फिर कोई और ये जो मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता उसकी ओर कुछ ध्यान दे। सर आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा महंगाई को लेकर। सर जी, महंगाई बताया जाता है कि इस समय चरम सीमा पर है। जो गैस सिलेंडर कल 400 रुपए का मिलता था, वही आज गैस सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है सर। तो जनता कहीं ना कहीं महंगाई से भी तो त्रस्त है ना सर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो बहुत कम है, और वो 4-5% के आसपास इन्फ्लेशन का रेट है। यही महंगाई का दर जब हम आए थे तो डबल डिजिट में था। तो जनता जानती है कि इन्फ्लेशन का दर जो है वो कम हुआ है। आपने पिछले सवाल में मुझे इजराइल के बारे में कुछ पूछा था, तो आपको पता होगा कि इजराइल का युद्ध चल रहा है या फिर रशिया का युद्ध चल रहा है, और दोनों युद्ध ऐसे क्षेत्र में है जो ऑयल की जो प्राइस है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन उसका फिर भी कोई भी प्रभाव भारत के डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि इस सरकार ने जिस सूझबूझ के तहत अपना जो ऑयल का जो कंजम्पशन है, ऑयल की जो खरीद है, उसको डाइवर्सिफाई किया, उसकी वजह से इंस्पाइट ऑफ दिस टू वॉर्स हमको यहाँ पे प्राइस राइज का कुछ नुकसान, प्राइस राइज को फेस नहीं करना पड़ा, इन्फ्लेशन को फेस नहीं करना पड़ा। ये जनता जानती है, और उसकी वजह से जनता का हमारे ऊपर विश्वास है। तो ये भी मुद्दा, मतलब यही बात, मतलब इन्फ्लेशन को लेकर जो बातें अभी आपने कही, यही बात कांग्रेस के लोग जो अभी राज्यों के इलेक्शन हुए उसमें भी यही बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उसके ऊपर उनको कुछ समर्थन नहीं किया। लोग हमारे साथ रहे क्योंकि लोग जानते हैं कि किसने महंगाई कम की है। दूसरी बात, मतलब अभी इस विषय को लेकर ही जोड़ना चाहता हूं कि केंद्र ने ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी ड्यूटीज कम की,
उस वक्त केंद्र जी ने ये अपील किया था कि सभी राज्य अपनी ड्यूटीज को कम करे। इस जी अपील को मतलब स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का ये है, उन सभी ने अपनी ड्यूटीज कम की। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कोई भी ड्यूटी वहां पे कम नहीं की, कोई टैक्स वहां पे कम नहीं किया। इसकी वजह जी से आज ऐसा है कि कांग्रेस शासित जो राज्य है भारत में, उसमें इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है, उसमें पेट्रोल आपको सबसे ज्यादा महंगी मिल रही है, उसमें आपको गैस सबसे ज्यादा महंगी मिल रही है। तो जी कांग्रेस सर। जो सर महंगाई आप की बात कर रही है, तो वो पहले ये बताए कि उनके गवर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा महंगाई क्यों है, जी सबसे ज्यादा महंगा तेल, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल वहां पे क्यों मिल रहा है। सर आपने पेट्रोल के दाम के बारे में बताया। सर आपको बता दूं कि जब 2014 में चुनाव हो रहे थे, उस समय पेट्रोल के दाम आपको भी मालूम होगा कि उस समय कितने थे और आज कितने हैं सर। जबकि सरकार ने वादे किए थे कि पेट्रोल के दाम कम किए जाएंगे, 30-35 रुपए तक किए जाएंगे। ऐसा कोई वादा नहीं किया था। ऐसा कोई जी वादा किया नहीं था कि हमने इतना करेंगे उतना करेंगे। देखो, एक होता है कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो जीडीपी के रेट से अगर कम होगा तो उसको आप महंगाई बढ़ रही है ऐसा नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है, अगर पेट्रोल सपोज 50 का 60 रुपए हो गए, लेकिन अगर उसी के प्रमाण में अगर व्यक्ति की आय बढ़ी है तो उसको आप मतलब महंगाई नहीं कह सकते। वो इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो जी मतलब अगर आप ये कहोगे कि 2014 में कितना था आज कितना है, तो आय भी बढ़ी है, हमारी जीडीपी भी बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है, जी किसान का भी इनकम बढ़ा है, सभी का इनकम बढ़ा है। तो उस अनुपात में उसको देखना चाहिए, तब हम मतलब इन्फ्लेशन के बारे में कुछ सही बहस कर सकते हैं। सर आपने आय के बारे में बात किया, क्या पर कैपिटा इनकम के बारे में आपने बात किया। सर आपको बता दूं कि अभी जस्ट एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा था कि भारत से अच्छा प्रदर्शन बांग्लादेश का है पर कैपिटा इनकम के मामले में। नहीं, ऐसा है, आपको जी इकोनॉमी का साइज देखना पड़ेगा। अगर जी छोटी इकोनॉमी होती है तो उसमें अगर कोई छोटा सा भी ग्रोथ होता है तो वो इन्फ्लेटेड दिखता है। जी भारत आज की तारीख में बड़ी इकोनॉमीज में काउंट किया जाता है। जी मतलब पहले भी हमारा मतलब पॉपुलेशन इतना बड़ा था, हमारी मतलब फिर भी हम इकोनॉमी के हिसाब से 10 नंबर के पीछे थे। लेकिन आज हम चौथे पांचवें नंबर पर पहुंचे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जीडीपी बढ़ा है, और जीडीपी कब बढ़ता है, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। इस देश जी में जब पर कैपिटा प्रोडक्शन बढ़ता है तब जीडीपी बढ़ता है। तो लोगों की जी ग्रोथ हुई है, लोगों को पैसा मिल रहा है, इसी का जी प्रमाण है ये। और इसको जी मतलब बांग्लादेश के साथ मतलब इस तरीके से कंपीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक छोटी इकोनॉमी है। हमारा जो जी कंपेरिजन है वो हमको बड़ी इकोनॉमीज जो है उनके साथ जी करना पड़ेगा। मतलब जो हमारी साइज की इकोनॉमीज है, मतलब जैसे ब्राजील की इकोनॉमी होगी या फिर रशिया की इकोनॉमी होगी, उनके साथ, जी या फिर अफ्रीका होगी, ये जो मतलब हमारे इसके ऊपर पेडिस्ट्रियल पर जो कंट्रीज है, उसके साथ हम अपनी जी इकोनॉमी को कंपेयर कर सकते हैं। और अगर उसके जी साथ आप कंपेयर करोगे तो भारत का प्रदर्शन आपको बहुत सबसे ज्यादा अच्छा दिखेगा। आईएमएफ होगा या फिर वर्ल्ड बैंक होगा, वो सबसे ज्यादा अच्छा ग्रोथ प्रिडिक्ट कर रहा है तो वो इंडिया का कर रहा है। आप ठीक है, जी चलो आप भारतीय जो भी एजेंसीज होगी, आप बोलोगे कि उसके फिगर्स जो है उसको मैनिपुलेट किया है। आईएमएफ का फिगर हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वर्ल्ड बैंक का फिगर हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो आपको जी किसी के ऊपर तो भरोसा रखना पड़ेगा। आपको एक तो भारत की एजेंसीज के ऊपर या फिर अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। और सभी वो एक सुर में बता रहे कि पिछले 10 सालों में भारत का डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, इकोनॉमी मजबूत हुई है, और आगे के लिए भी बहुत अच्छे प्रिडिक्शन है। जी सर आप डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं तो मैं भी आपको बता दूं सर, आईएमएफ का अभी हालिया एक रिपोर्ट आया था जिसमें आईएमएफ ने कहा था कि भारत के ऊपर जो कर्ज है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है सर, करीब 2 लाख करोड़ के आसपास बताया जाता है। जबकि यही कर्ज ऐसा है, 2014 में करीब 54-55 लाख करोड़ था। जी सर। ऐसा है, जो कर्ज होता है जी वो मतलब वो अलार्मिंग है, हेल्दी है, उसको कैलकुलेट करने का एक पद्धति होती है। जी उसको कहते हैं डेट टू जीडीपी रेशो। तो हमारा जी जो भारत का डेट टू जीडीपी रेशो है वो विद इन कंट्रोल है, वो बिलो जी 30% है, और वो जो दूसरी इकोनॉमीज है उससे बहुत ज्यादा कम है। तो जो भी कर्ज है वो अलार्मिंग तो छोड़िए, वो मतलब बहुत ज्यादा उसके ऊपर चिंता करे ऐसा भी नहीं है। मतलब जितना हमारी इकोनॉमी हमको परमिट करती है उतना भी हमने कर्ज नहीं लिया है। हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो हेल्दी है।
और वो जी मतलब जो अर्थशास्त्री है वो ये सब जानते हैं कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशो बहुत कम है। जी सर, आखिर में आपसे सवाल करना चाहूंगा कि कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है सर, उसका असर कुछ भाजपा के चुनाव प्रचार पर पड़ेगा? पड़ेगा पड़ेगा, बहुत अच्छा असर हमारे चुनाव के प्रचार के ऊपर पड़ेगा। हमारी जी मांग ये है कि राहुल गांधी साहब जितना ज्यादा लोगों में घूमते हैं, जितना ज्यादा बात करते हैं, उतना ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो हम ये जी चाहते हैं कि वो कहीं पे भी मत रुक नहीं रुकने चाहिए, उनकी यात्रा बहुत अच्छी तरीके से चलनी चाहिए। ये यात्रा खत्म होने के बाद और दूसरी कोई यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी हमारे वन ऑफ द स्टार कैंपेनर है। वो जितना ज्यादा जी बोलते हैं उतना ज्यादा जनता को पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। कांग्रेस इज नॉट अ सीरियस कंटेंडर, तो उसका हमको बहुत फायदा होता है। तो जो राहुल गांधी जी की कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसको हमारी शुभकामनाएं है, हमारी सदिच्छाएं उनके साथ है कि वो बहुत अच्छी यात्रा करे और रुके नहीं, वो उनको कहीं पे रुकना नहीं चाहिए। वो जितना घूमेंगे उतना हमको फायदा है। भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसका रिजल्ट हमारे सामने है, आपके सामने है। राहुल गांधी पिछले मतलब लगभग 15-20 साल से उनकी हर बार एक रीलॉन्चिंग होती है, वो हर बार कुछ बोलते हैं, उसका फायदा होता है हमको। जितने इलेक्शन राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े हैं, वो रिकॉर्ड है कि उतने इलेक्शन कांग्रेस हार गई है। तो हमारे लिए अच्छी बात है राहुल गांधी जी की जी जो न्याय यात्रा चल रही है, हमारी शुभकामनाएं है उनके साथ। ओके सर, चैनल को समय देने के लिए सर धन्यवाद सर। तो ये थे भाजपा के थैंक यू। प्रवक्ता प्रदीप गावड़े जी, थैंक यू। जो थैंक यू भाजपा सर। की थैंक यू। रणनीति को लेकर के हमारे चैनल को बता रहे थे कि क्या रणनीति होगी, किस रणनीति के तहत चुनाव प्रचार में भाजपा उतरेगी। तो ऐसे ही मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।